Hello, my all insiders. Welcome back to BioSciTech, where curiosity fuels knowledge and knowledge empowers you. As much you know, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेल थ्योरी एंड एन ओवरव्यू ऑफ सेल को कंप्लीट किया था, जो कि हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है आपका होने वाला है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ पहला चीज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सी वैसी चीजें हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से अलग बनाते हैं, उनको आज हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। सेकेंडली, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जितना भी डिटेल्ड ठीक है नॉलेज आज मैं आप लोगों को अच्छे से देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो के साथ बने हुए रहिए। सबसे पहला चीज आप लोगों का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में अगर डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका प्रो का मतलब क्या होता है सर? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बोले तो पुराना। ठीक है, प्रो मीन्स क्या होता है? अरे बबुआ, प्रो मीन्स होता है आपका प्रिमिटिव। और आपका कैरियोटिक, इसका मतलब क्या होता है? आपका कैरियन होता है। आपको अच्छे से पता है। ठीक है, यानी सर वैसा सेल जिसका जो होता है कैरियन। कैरियन मीन्स क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। यह भी आपको अच्छे से पता है। कैरियन बोले तो अरे यार, कैरियन बोले तो आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं सर वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत ही पुराना होता है, या फिर जिसमें आपका बात करें ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस, या फिर बात करें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। बात को समझे, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब वैसा सेल जिसका आपका बोले ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब आपका बोले वैसा न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन आपका प्रिमिटिव सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे क्या होता है? एक्सपोज हुआ होता है, पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब वैसा न्यूक्लियस जो एक मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। बट आपका प्रोकैरियोटिक सेल में अगर बात करें, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। सेकेंडली, आपका यूकैरियोटिक में मैंने बताया था यू का मतलब होता है न्यू। हाँ, यू मीन्स न्यू। और कैरियन का मतलब तो आप लोग जान चुके क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या होता है? नया होता है, या फिर बोले तो एडवांस सेल होता है। ये एडवांस सेल। ठीक है, वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल में आपका जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में, अरे यार, यूकैरियोटिक सेल में आपका ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। या फिर हम लोग बात करें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का अगर बात करें तो वो आपके यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चरल व्यू दे देता हूं इसका। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, एक साइटोप्लाज्म में बना लेता हूं पहले। ये मेरा साइटोप्लाज्म है। इसमें अगर मैं ले लूं आपका जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जिसका जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियड का। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक्सपोज रहता है, ऐसे पड़ा हुआ रहता है बिना किसी मेम्ब्रेन के। तो जब जेनेटिक मटेरियल बिना किसी मेम्ब्रेन के रहता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कि उसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अब अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर आपका क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि यूकैरियोटिक सेल में आपका जो होता है ट्रू न्यूक्लियस, या फिर बोले हम लोग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वो आपका क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब एक तो आपका सेल के चारों ओर मेम्ब्रेन होता ही है, बट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर आपका कौन रहता है? जेनेटिक मटेरियल रहता है। इसलिए इसको क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। अब ये तो मेरा बेसिक सा डिफरेंस था, जो एक यूकैरियोटिक सेल को जो एक प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से क्या बनाता? अलग बनाता। अब हम लोग आगे अगर बात करें कौन सा चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से अलग बनाता है। फर्स्ट ऑफली अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, तो इसमें अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं मेम्ब्रेन बाउंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो इसमें आपके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल अब्सेंट होते हैं। इसमें आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। और अगर मैं बात करूं आपके यूकैरियोटिक सेल का, तो इसमें आपके जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनल्स का अगर मैं बात करूं, वो यहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हो गए सर? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो उसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है सर। कौन सा? और राइबोसोम तो होता है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात कर ले, या फिर अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या होता है, आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बट आपके प्रोकैरियोटिक्स में सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और आपके यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं किनका, आपके प्रोकैरियोटिक सेल का, तो इसमें आपका ओनली वन ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। ये फिर कब से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो वो भूतिया तो आया है ना का, नहीं अपने से मिट जाता हो। ठीक है, अब इसमें अगर बात करूं मैं किसमें, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें ओनली वन ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक ऑर्गेनल पाया जाता है, वो भी कौन सा, विदाउट मेम्ब्रेन के। अब पता लगा लो कौन हो सकता है, विदाउट मेम्ब्रेन के। अब विदाउट मेम्ब्रेन के कौन सा ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में होता है, तो वो आपका हो जाता है कौन सा वो आपका ऑर्गेनल है राइबोसोम। ठीक है, कौन सा है, राइबोसोम, जो कि आपके प्रोकैरियोट्स में 70s का होता है। 70s अब क्या होता है, जैसे हम लोग अपना वेट किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। ठीक उसी तरीके से राइबोसोम को हम लोग मापते हैं एस। ये जो एस है इसको स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं, इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे और भी। ठीक है, तो राइबोसोम अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स में, ये आपका 70s टाइप का होता है। अब अगर मैं बात करूं क्या यूकैरियोट्स में विदाउट मेम्ब्रेन के कुछ कोई ये ऑर्गेनल्स होते हैं, यस, विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन के कौन सा ऑर्गेनल्स होता है आपके यूकैरियोट्स में, सबसे पहला तो आपका राइबोसोम होता है, राइबोसोम। सेकंड पहला तो राइबोसोम जो विदाउट मेम्ब्रेन का होता है, किसमें, यूकैरियोट्स में। अब अगर मैं सेकंड का बात करूं जो एनिमल्स में पाया जाता है, उसको सेंट्रोसोम कहते हैं, जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, या फिर मैं सेंट्रियोल का बात कर लूं। ठीक है, तो राइबोसोम अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 80s टाइप का होता है। ठीक है, अब अगर मैं और अच्छे से आप लोगों को डीपली में बताऊं तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका जो राइबोसोम होता है वो 80s टाइप का होता है। और अगर मैं बात करूं आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में आपका जो राइबोसोम होता है वो आपका होता है 70s टाइप का। ठीक है, तो अगर यूकैरियोटिक सेल का मैं बात करूं तो आपके यूकैरियोटिक सेल में 70s एंड 80s दोनों टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। बट अगर मैं बात करूं आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, इसमें बस आपका 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अब तीसरा क्या डिफरेंस है आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब अगला अगर मैं बात करूं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, कौन, हिस्टोन प्रोटीन्स आर अब्सेंट। अब सर ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है, अब देखो हम लोगों का अगर मैं बात करूं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो उस जेनेटिक मटेरियल को कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उसको कंडेंस करते हैं, एक जगह पैक करके रखता है। ठीक है, या फिर जेनेटिक मटेरियल को सिकुड़ने का काम करता है। वैसे प्रोटीन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम देते हैं। ठीक है, और वो वाले प्रोटीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में आपके क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और आपके यूकैरियोटिक सेल में बोले तो जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वो आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक से डिफरेंस। एक सेल आपका, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है वो आपका क्या होता है, अब्सेंट होता है। दैट मींस उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में ऐसे ही एक्सपोज हुआ रहता है, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। बट अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल जिसको हम लोग एडवांस सेल भी कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या फिर मैं बात करूं आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये आपका प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंडली मैंने आपको क्या बोला, ये प्रोकैरियोटिक सेल में, कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड वाला मैंने क्या बोला, थर्ड डिफरेंस क्या आपका, ओनली मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ऑर्गेनल पाया जाता है, वो भी विदाउट मेम्ब्रेन के। वो कौन सा ऑर्गेनल है आपका, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करता है किसी भी सेल में। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम
कौन से टाइप, कितना मतलब राइबोसोम कितने टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। अब अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल में आपका जो राइबोसोम होता है वो 70S एंड 80S दोनों टाइप का होता है। 80S किस किस में होता है, आपके साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। और अगर जो आपका बात करूं मैं किसका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में आपका जो राइबोसोम होता है वो कितना होता है, 70S टाइप का होता है। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस हम लोग क्या पता किए, ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है ठीक है, इसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, वैसे प्रोटीन्स जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, उसको कंडेंस करके रखता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद जो आपका यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपके हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में बेसिक सा डिफरेंस जिसको आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा आप लोग। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं किसका हमारे टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अब आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बता चुका था कि हर एक सेल के अंदर कुछ स्पेशल से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अपना स्पेसिफिक काम होता है, जिनका अलग अलग काम होता है। अब उन ऑर्गेनल्स में से कुछ वैसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। अब उन्हीं ऑर्गेनल्स में से कुछ वैसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, और उन्हीं ऑर्गेनल्स में से कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब वो कौन से ऑर्गेनल्स है जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, सबसे पहला तो आपका आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। सेकेंडली आपका गोल्जी बॉडी, थर्ड आपका क्या आ जाएगा, वैक्यूल्स। फोर्थ आपका कौन हो जाएगा, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। और आपका फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, जो लाइसोसोम्स होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। सबसे पहला तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एटीपी का निर्माण करता है, हमारे शरीर में पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। सेकेंडली आपका जो न्यूक्लियस होता है ये भी आपका क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। उसके बाद जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, कौन, क्लोरोप्लास्ट, जो आपका फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ये भी आपके डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। अब ये तो आपको जान लिया कि सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कौन से ऑर्गेनल्स घिरे हुए रहते हैं और डबल मेम्ब्रेन से कौन कौन से ऑर्गेनल्स घिरे हुए रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफली आपका तो पहला आ जाता है, वो तो है राइबोसोम। जो आपका राइबोसोम होता है उसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन होता नहीं है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कि आपका ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। 1 मिनट, जिसको हम लोग सेंट्रियोल भी बोलते हैं। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में आपका हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स, कौन कौन से ऑर्गेनल्स, जो सिर्फ कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ एक मेम्ब्रेन से बना होता है। कौन कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स। अब आपके डबल मेम्ब्रेन से कौन कौन से ऑर्गेनल्स घिरे हुए रहते हैं, फर्स्ट ऑफ आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है आपका कौन सा, न्यूक्लियस, एंड थर्ड है आपका कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद कुछ वैसे में ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे कि आपका राइबोसोम हो गया। उसके बाद आपका जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल सिर्फ किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। और ये आपका क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अब जो आपका एनसीईआरटी है उसके तरफ हम लोग एक नजर मारते हैं। क्या बोला है, बोला है कि बिसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के पास अपना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होता है जिनका स्पेसिफिक काम होता है, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया, या फिर वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल का, उसके पास जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का मैं अगर बात करूं तो वो क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। उसके बाद आपका बोला है राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मैं आपको बता चुका हूं कि राइबोसोम के पास अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फाउंड इन ऑल सेल्स यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये जो आपका राइबोसोम है ये आपका यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली ऑन द साइटोप्लाज्म। मैं आपको ये पे बता चुका हूं कि जो आपका राइबोसोम होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता, वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, वो आपका कहां पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अब यहां पे बोला ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, फर्स्ट ऑफ आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपका राइबोसोम पाया जाता है। अब यहां पे बोला है एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका एनिमल सेंट्रोसोम्स,
जो एनिमल सेल में होता है, इसके पास राइबोसोम के अलावा और एक विदाउट मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रियोल का नाम देते हैं, जो आपका क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यही आपका यहाँ पे बोल रहा है कि एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम। क्या नाम देते हैं उसको, सेंट्रोसोम, विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जो किसमें हेल्प करता है, आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये वाली चीज, ये सारे बेसिक्स आपको सबसे पहले क्लियर रखने हैं। माइक की आवाज क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अब आते हैं हम लोग किसमें, सेल साइज में। सेल साइज में जाने से पहले आपको कुछ ये मैथमेटिकल टूल्स याद रखना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका किसका, माइक्रोमीटर का, माइक्रोमीटर, या फिर मैं बात करूं मिलीमीटर, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻6 मीटर। अब मैं फिर बात करूं 1 नैनोमीटर का, ठीक है, एक, अरे भाई, नैनोमीटर का, तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब ये जो आपका मिलीमीटर होते हैं या फिर माइक्रोमीटर होते हैं, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में आसानी से इन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट ये जो नैनोमीटर होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में, इन्हें हम लोग, इनको देखने के लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए, इन्हें देखने के लिए हमें चाहिए आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये चीजें सबसे पहले, ये वाली तीनों चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर प्रोकैरियोटिक सेल का, तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, जिसमें आपका सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल किसको होता है, माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा में आ जाता है आपका PPLO, प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज नॉर्मली कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर के अंदर, जिसमें आपका सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का, जो माइकोप्लाज्मा होता है। और माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आपका सबसे छोटा और ऑर्गेनिज्म आता है, जिसका नाम जो कि होता है PPLO होता है, जिसका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल का, तो नॉर्मल साइज इसका कितना होता है, 10 से 20 माइक्रोमीटर, इसका यूकैरियोटिक सेल का। अब आपका एनसीईआरटी में दिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, आपका जो ह्यूमन आरबीसी, कितना इसका बोला साइज, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल का नॉर्मल साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर, और प्रोकैरियोटिक सेल का कहीं कहीं पे 1 से 10 माइक्रोमीटर भी रह सकता है, या फिर आप लोग 3 से 5 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका माइकोप्लाज्मा कितना साइज होता है, इसका 0.3 माइक्रोमीटर, एंड PPLO जिसका साइज होता है कितना, 0.1 माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले आपके सेल साइज में आप लोगों को इन तीनों का अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से ख्याल रखना, ये आपके PYQ में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए आप लोग चलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की ओर। अब प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग और क्या कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या आ जाते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया। तो इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को और किस नाम से कह सकते हैं, क्या इसको हम लोग बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरियल सेल भी कहा जाता है। अरे भैया, प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कहा जाता है, बैक्टीरियल सेल भी कहा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। सबसे पहला तो आपका बैक्टीरिया ही हो जाएगा। क्या होगा, 1 मिनट, कलर चेंज करने दो, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया, ये भी साइनोबैक्टीरिया इसमें आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया भी किसमें आता है, बैक्टीरिया में ही आता है। इसके अलावा और कौन से आ सकते हैं, जो आपके माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा, और आपका क्या आ जाएगा, PPLO, जो किसमें आता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल कौन कौन से आपके पास, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपके इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। उसके बाद है आपका माइकोप्लाज्मा, ये, और माइकोप्लाज्मा में फिर कौन आ जाता है आपका, PPLO, प्लूरोनिमोना लाइक ऑर्गेनिज्म, जो आपके किसके अंदर ही आ जाता है, माइकोप्लाज्मा के अंदर ही आ जाता है। अब बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के साइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसका साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर, जिसमें आपका सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, आपका माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। और इसी के अंदर आपका आ जाता है कौन, PPLO, जिसका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये सारी चीज साइज में उसका 3 से 5, नॉर्मली साइज कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। और प्रोकैरियोटिक सेल में आपका माइकोप्लाज्मा था, जो इसको सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर जिसका साइज होता है। और इसी के अंदर आपका कौन आ जाता है, PPLO आ जाता है, जिसका साइज कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। अब अगर मैं बात करूं आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल का आपको विशेषता बताऊं, ठीक है, क्या विशेषता क्या बता सकता हूं,
सबसे पहले ये तो साइज में स्मॉल होते हैं, यानी साइज में क्या होता है, स्मॉल होते हैं। अब स्मॉल साइज किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल से 10 गुना छोटे होते हैं, कौन, आपके प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता में, फीचर्स में ये याद रखिएगा, ये आपका इसका साइज कितना होता है, स्मॉल होता है। सेकेंडली, ये इसका साइज स्मॉल होने की वजह से ये आपका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं, मल्टीप्लाई फास्ट क्या करते हैं, ये इनका साइज सबसे पहले छोटा होता है और ये मल्टीप्लाई फास्टर करते हैं। सेकेंडली और थर्ड, इसका थर्ड डिफरेंस, थर्ड फीचर क्या होगा, इसके पास नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या प्रोकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंडली और थर्ड हो गया। फोर्थ आप लोग क्या लिख सकते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, नहीं होते हैं, तो क्या लिखेंगे, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बोलूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। सेकेंडली, अब उसके बाद एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जितने भी सारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वे सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है अच्छे ढंग से एकदम। चलिए, इसके साथ अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का एक क्या होता है, विजुअल स्ट्रक्चर होता क्या है, वो आप लोगों के सामने यहाँ पे है, ठीक है। एक तो सबसे पहला चीज, यहाँ पे हर एक चीज मैंने लिखा हुआ है, तो मैं अभी मार्क करूंगा नहीं, अब ऐसे ही मैं आपको बता दूं। देखो, ये प्रोकैरियोटिक सेल में अगर मैं बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर आप लोग बोल दो बैक्टीरियल सेल, या फिर आप लोग बोल दो बैक्टीरियल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरियल सेल, ये आपका 3 लेयर से बना होता है, ठीक है, 3 लेयर। इसमें जो सबसे आपका बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है। सेकेंडली, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद और एक लेयर होता है जो कि काफी रिजिड होता है, रिजिड बोले तो काफी टफ होता है, काफी मजबूत होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका सेल वॉल का नाम देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सेल वॉल। उसके बाद प्लाज्मा, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के बाद, ठीक है, कोई भी सेल जो होता है वो घिरा किससे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी थर्ड जो लेयर होता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, जिस अंदरूनी वाला इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इनफोल्डिंग से स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं आपका क्या, मीजोसोम्स, ठीक है। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटेंशंस पाया जाता है, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपका मीजोसोम्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये वाला चीज आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर लेयर होता है, उसके बाद सेल वॉल जो मिडल लेयर होता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये तीनों क्या, ये तीनों मिलके सेल इनवलप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल इनवलप, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं, आपका सेल इनवलप, यानी सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को किसी भी चीज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ एक्सटेंसेस होते हैं या फिर बोले इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको मैंने क्या नाम दिया, आपका मीजोसोम का, ठीक है। अब उसके बाहर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर और भी एक एक्सटेंसेस होता है जिसमें आपके पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं किसका, क्रोमेटोफोर का, ठीक है। आपका क्रोमेटोफोर क्या होता है, क्रोमेटोफोर आपका हेल्प करता है किसमें, आपके फोटोसिंथेसिस में। ये वाला भी याद रखना है, ये वाला भी स्ट्रक्चर। सेकंडली, उसके बाद कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं किसका, पिलाई का। उसके बाद आपके बोलो में अगर प्रोकैरियोटिक सेल में ये वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपके फ्लैजिला का। और ये आपके फिंगर लाइक्स कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको नाम देते हैं फिम्ब्रियाई का, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान दें, ये तीनों जो स्ट्रक्चर है, पिलाई, फ्लैजिला और फिम्ब्रियाई, ये कहां से निकला है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से निकला है ना, सतह से निकला है। इसलिए इन तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं आपका किसका, पता है, इन तीनों स्ट्रक्चर का नाम देते हैं आपका सरफेस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस। इन तीनों को क्या नाम देते हैं आपका, अरे बबुआ, सरफेस स्ट्रक्चर बोलता है। इन सबों को क्या नाम जानता है, सरफेस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये वाला बात यहां से क्लियर होगी। अब हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में 6
क्या बोला, स्ट्रक्चर को बोल लिया। सबसे पहला ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके सेल इन्वेलप का निर्माण करते हैं। उसके बाद पिलाई, फ्लैजिला और फिम्ब्रियाई, ठीक है, ये तीनों मिलकर आपके क्या कहलाते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड उसका क्या होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये आपके न्यूक्लियोइड के अलावा भी आपके किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं आपका किसका, प्लाज्मिड का नाम देते हैं। क्या, प्लाज्मिड। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपके प्लाज्मिड का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कुछ लाल लाल स्ट्रक्चर चिपके हुए हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम का नाम देते हैं। अब सर राइबोसोम क्या करते हैं, तो आपके जो राइबोसोम होता है, ठीक है, आपका जो राइबोसोम होता है वो बैक्टीरिया में क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। राइबोसोम का काम ही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना ना। और बैक्टीरिया में अगर मैं बात करूं, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कितने टाइप का होता है, तो 70S टाइप का होता है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में कुछ इस तरीके से फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स या फिर बोलो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स का इस तरीके से इंक्लूजन बॉडीज पाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इंक्लूजन बॉडीज नाम देते हैं। तो ये सारे बेसिक से स्ट्रक्चर्स किसके थे, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के या फिर बैक्टीरियल सेल के जो आप लोगों को दिमाग में अच्छे से रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को कॉपी में लेके जितने बार रिवाइज करें, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को अच्छे से बनाए, वो आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर है, ठीक है। चलिए ये वाला टॉपिक आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग, मेरा अगला टॉपिक है कौन सा, हाँ ये भी देख लो, क्रोम से मैंने तुम लोगों के लिए डाउनलोड किया, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या है, बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में आप देखोगे सबसे पहले जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, ये इसको क्या नाम दिया, कैप्सूल बोला है ना। कैप्सूल आपका ग्लाइकोकेलिक्स का ही एक क्या हिस्सा होता है, कि ग्लाइकोकेलिक्स जब आपका क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है, तब उसको कैप्सूल बोला जाता है, और जब वो थिन होता है या फिर शीत होता है उसको स्लाइम लेयर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्लाइकोकेलिक्स है इसी को क्या बोला जाता है, कैप्सूल। अब सेकेंडली कैप्सूल, ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़े, ये जो मेरा स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर फिर आपका कौन सा एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, जिसको यहाँ पे क्या नाम दिया, क्या पिलाई नाम दिया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स थे ना, यहाँ पे ये, इसी को क्या नाम दिया था हम लोग, पिलाई का नाम दिए थे। अब यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, जैसे कि ये यहाँ पे निकाला हुआ है, ऐसे दिख रहा है, इसको क्या नाम दिया हुआ है, फ्लैजिला। हम लोगों ने भी यहाँ बनाया था सर, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्लैजिला का 3 पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये फिर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और बैक्टीरिया में तो साइटोप्लाज्म होता ही है, वो तो उसमें तो